जब मंगोल लड़ाके चंगेज खान के सामने अपनी वफादारी साबित करने के लिए खड़े होते तो खुद को उसका भेड़िया, शेर या भालू बता देते। लेकिन एक 14 साल का लड़का था जो कहता था कि मैं तुम्हारे लिए चूहा बनूंगा, कौवा बनूंगा। अब चूहा और कौवा क्यों, ये आगे आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी जानिए कि 14 साल का यह लड़का आगे चलकर इतिहास के सबसे महान फौजी जनरल्स में से एक बना। 20वीं सदी में जब सोवियत रूस की मिलिट्री एकेडमीज में युद्ध रणनीतियां सिखाई जाती थी, वो इसी जनरल ने इजाद की थी। कभी बाकायदा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक रूस की मिलिट्री एकेडमीज में इन स्ट्रेटेजीज को पढ़ाया जाता रहा। जिस दिमाग से यह सब निकला था, वो दिमाग था एक लोहार के बेटे का, एक लड़का जिसने अपने करियर की शुरुआत चंगेज खान के तंबू के दरवाजे पर पहरा देने से की थी। बाद में वो चंगेज खान का सबसे ताकतवर जनरल बना और उसका एक कारनामा तो ऐसा था जो उस दौर के हिसाब से नामुमकिन लगता है। साल 1221 में वो 20,000 घुड़सवारों के साथ निकला। उसकी मंजिल थी यूरोप की सीमा, लेकिन रास्ते में खड़े थे कॉकस के बर्फीले पहाड़। ये नाम है एक पर्वत श्रृंखला का जो काले सागर और कैस्पियन सी के बीच आज के रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान में फैली है। उस दौर की किसी भी फौज के लिए सर्दियों में इसे पार करना मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन चंगेज खान के जनरल ने वही किया। अपनी भारी मशीन और बहुत सारा सामान छोड़कर वो बर्फ के पहाड़ों के पार उतर गए। दूसरी तरफ 50,000 कबीलाई लड़ाकों का एक दल इंतजार कर रहा था उनका। मंगोल जनरल ने पहले तो इन 50,000 को हराया और फिर वो रूस के मैदानों में घुसा, जहां कालका नदी के किनारे उसके 20,000 सैनिकों ने 80,000 की विशाल रूसी फौज का ऐसा सफाया किया कि उनकी कहानी खत्म हो गई। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये आज के अजरबैजान से शुरू होकर यूक्रेन तक 8,000 किलोमीटर लंबी एक मिलिट्री रेड थी। इतिहास की सबसे लंबी पैदल रेड, और इसे लीड करने वाले आदमी का नाम था सुबुताई, चंगेज खान का वो जनरल जो खुद मंगोल नहीं था, लेकिन मंगोलों को धरती पर सबसे खूंखार कौम और मंगोल साम्राज्य को सबसे बड़े लैंडलॉक साम्राज्य बनाने के पीछे उसी का दिमाग था। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप अलिफ लैला देख रहे हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कहानी चंगेज खान के जनरल सुबुताई की। जानेंगे कैसे लोहार का एक बेटा जो मंगोल कबीलों के तौर तरीकों से अनजान था, इतिहास के सबसे बड़े मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट में से एक बना, और क्या थी उसकी वो रणनीति जिसने दुनिया की तमाम फौजों को धूल चटाई। कहानी शुरू होती है सुबुताई के बाप से, जिसका नाम था जारचिगुदाई। एक लोहार था जो ऐसे कबीले से ताल्लुक रखता था जिसे मंगोल जंगल के लोग कहकर बुलाते थे। ये लोग बर्फीले जंगलों में रहते थे, रेंडियर पालते थे और लोहे के काम में माहिर थे। जारचिगुदाई की मंगोलों से कहानी कुछ ऐसे जुड़ती है कि उसने सालों पहले चंगेज खान के पिता से एक वादा किया था कि जब चंगेज खान पैदा हुआ, जारचिगुदाई चंगेज के पिता के लिए तोहफे में एक जानवर की खाल का कंबल लेकर गया और वादा किया कि मेरा बड़ा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। वादा निभ पाता इससे पहले ही हालात बदल गए। दुश्मनों ने येसुगे को जहर देकर मार डाला। उसका छोटा सा कबीला बिखर गया और उसके बेटे चंगेज, जिसका असली नाम तैमूर जिन था, उसे उसकी मां के साथ भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन चंगेज खान मरा नहीं। उसने मुश्किलों से लड़कर अपने वफादार लोगों को दोबारा इकट्ठा किया। जब जारचिगुदाई को यह पता चला, तो वो अपना सालों पुराना वादा निभाने के लिए अपने बेटों के साथ एक बार फिर चंगेज खान के कैंप पहुंचा और अपना बड़ा बेटा उसके सेवा में उसने सौंप दिया। इस मुलाकात के दौरान एक और लड़का था जो अपने पिता और अपने भाई के पीछे चुपचाप खड़ा था। वो था सुबुताई। 4 साल बाद 14 की उम्र में सुबुताई भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चलकर चंगेज खान की फौज में शामिल हुआ। यहीं से उस लड़के की कहानी शुरू हुई जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में कहा था कि वो खुद को चूहा और कौवा बताता था। ये उसकी वफादारी दिखाने का तरीका था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए जमीन के नीचे भी और आसमान के ऊपर भी हर जगह से हर सैनिक इकट्ठा करके लाऊंगा, सामान लाऊंगा। सुबुताई मंगोल नहीं था। उसे घोड़े की सवारी और तीरंदाजी, ये दो हुनर हासिल नहीं थे जो कि मंगोल बच्चे माँ के दूध के साथ सीखते थे। इसलिए उसे सीधी लड़ाई में भेजने के बजाय एक अलग काम दिया गया। उसे चंगेज खान के तंबू की हिफाजत की जिम्मेदारी मिली। अब ये कोई छोटा काम तो नहीं था। इसका मतलब था कि सुबुताई हर वक्त चंगेज के सबसे करीबी घेरे में रहता।
यहीं से उसने युद्ध के गुर सीखे और फिर 23 साल की उम्र में उसे मिला अपना पहला मौका। साल 1197 चंगेज खान ने एक दुश्मन कबीले पर हमला करने के लिए मीटिंग बुलाई। अपने साथियों से उसने पूछा कि पहला हमला कौन करेगा। सुबुताई मौका देखकर खड़ा हुआ और बोला, मैं करूंगा। चंगेज ने उसे 100 सैनिक देने की पेशकश की, लेकिन सुबुताई ने मना किया और कहा कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। इसके बाद सुबुताई अकेले ही दुश्मन कबीले के कैंप में गया। वहां उसने नाटक किया कि चंगेज खान का साथ उसने छोड़ दिया और कबीले वालों ने उसकी बातों पर भरोसा भी कर लिया। अब सुबुताई ने इन लोगों के साथ रहकर जानकारियां इकट्ठा कर ली कैंप की और चंगेज खान के पास पहुंचा दी। सुबुताई की मदद से सेना ने हमला किया और दुश्मन पूरी तरह हैरान और अनप्रिपेयर्ड मिला। सुबुताई के एक मास्टर स्ट्रोक ने बिना बड़ी लड़ाई के ही चंगेज खान को जीत दिला दी। इस जीत ने साबित किया कि सुबुताई का दिमाग तेज था। धीरे धीरे वो चंगेज खान का खास हुआ। साल 1204 में चंगेज खान ने मंगोलों को एकजुट करने के लिए अपनी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसका नाम था नाइबन कबीले। इस लड़ाई में सुबुताई को 1000 सैनिकों की एक रेजिमेंट की कमान सौंपी गई। उसे 3 और कमांडर्स के साथ एडवांस गार्ड में रखा गया। जब मंगोल सेना का हमला हुआ तो नाइमन कबीले के राजा ने अपने साथी से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो भेड़ों के झुंड पर भेड़ियों की तरह टूट पड़े हैं। इस मौके पर राजा के साथी ने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज है। उसने कहा, ये तैमूर जिन यानी चंगेज खान के 4 कुत्ते हैं। ये इंसानी मांस पर जीते हैं और लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं। जिन 4 वार डॉग्स की बात हो रही थी उनके नाम थे जेबे, खुबिलाई, जेलमे और सुबुताई। इस तरह जंगल से आया एक लोहार का बेटा चंगेज खान के सबसे खूंखार और काबिल कमांडर्स में गिना गया। सुबुताई और बाकी 3 कमांडर्स ने मिलकर नाइमन सेना के बीच ऐसी तबाही मचाई कि दुश्मन के पैर उखड़ गए। उन्होंने नाइमन सेना को पहाड़ों की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया, जहां वो फंस गए और मारे गए। इस जीत के साथ ही चंगेज खान पूरे मंगोलिया का एकमात्र शासक बना। मंगोलों को एक करने के बाद चंगेज खान और सुबुताई ने चीन पर हमला किया और फिर मध्य एशिया की सबसे अमीर सल्तनत ख्वारिज्म को घुटनों पर ला दिया। चंगेज खान इतने से भी संतुष्ट नहीं था। पश्चिम में उसकी नजर यूरोप पर थी। हालांकि यूरोप के बारे में मंगोलों को सिर्फ किस्से कहानियां ही पता थी। चंगेज खान ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल को बुलाया, फिर सुबुताई, और कहा कि यूरोप की टोह लेकर आओ। अब ये बात है साल 1220 की। सुबुताई और चंगेज का एक और जनरल जेबे 20,000 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर निकले। छोटी सी मिशन था एक सैनिक गश्त लगाना, रिकॉनेसेंस करना, पता करना कि कैस्पियन सी के पार कौन सी सल्तनतें हैं, उनकी सेना कितनी ताकतवर है, क्या उन पर हमला किया जा सकता है, किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। ये इतिहास की सबसे लंबी सैनिक रेड बनने वाली थी। एक रिकॉनेसेंस रेड है, आपको पता करना है, सीधे जाके लड़ना नहीं है। कोई छोटा मोटा प्राइज मिल जाए ठीक है, लेकिन दुश्मन की ताकत का अंदाजा लेने भेजा था। सुबुताई का पहला सामना हुआ जॉर्जिया की सल्तनत से, जो अपनी ताकतवर नाइट्स वाली सेना के लिए मशहूर थी। जॉर्जिया के राजा ने 70,000 भारी भरकम सेना के साथ मंगोलों को रोकने की कोशिश की। उनसे लड़ते हुए सुबुताई ने एक लेकिन चाल चल दी। उसने अपनी सेना को हारने का नाटक करते हुए पीछे हटने का आदेश दिया। जॉर्जिया की सेना पीछा करती गई और मंगोलों के बिछाए एम्बुश में फंस गई और कुछ ही घंटों में जॉर्जिया की सेना का सफाया हो गया। इसके बाद आया असली इम्तिहान, कॉकस के पहाड़। सुबुताई को सर्दियों में यह बर्फीली दीवार पार करनी थी, जो कि एक लगभग नामुमकिन काम था। रास्ते में सैकड़ों मंगोल सैनिक और हजारों घोड़े ठंड से जमकर मर गए। सेना को अपना बहुत सा सामान और सीज वॉरफेयर के लिए जो मशीन्स लगती थी वो बर्फ में छोड़नी पड़ी। जब थकी हारी सेना पहाड़ों के पार उतरी मैदानों में, तो एक और मंजर उनका इंतजार कर रहा था। 50,000 कबीलाई लड़ाकों की एक विशाल फौज उनका रास्ता रोक कर खड़ी थी। मंगोल फंस गए, पीछे बर्फीले पहाड़ और आगे एक विशाल दुश्मन। यहां सुबुताई ने तलवार से नहीं दिमाग से काम लिया। एक बार फिर उसने दुश्मन गठबंधन के सबसे बड़े कबीले क्यूमन्स को संदेश भेजा, एक गुप्त संदेश। कहा कि हम और तुम दोनों भाई हैं, मैदान में रहने वाले लोग हैं। ये बाकी के लोग पहाड़ी और ईसाई हैं, तुम इनका साथ क्यों देते हो। उसने उन्हें सोने और घोड़ों का लालच दिया। क्यूमन कबीला इस झांसे में आ गया और रात के अंधेरे में मैदान छोड़कर चला गया। अगली सुबह दुश्मन की ताकत आधी हो गई थी। सुबुताई ने बाकी बची सेना पर हमला करके उसे खत्म कर दिया। फिर उसने क्यूमन कबीले का भी पीछा किया और उन्हें भी मार डाला, क्योंकि उसकी अपनी डॉक्ट्रिन के अनुसार धोखेबाजों पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। सुबुताई के सामने अब रूस के खुले मैदान थे। सुबुताई जब रूस में दाखिल हुआ तो वहां उसका सामना 80,000 की एक बड़ी फौज से हुआ। सुबुताई के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे। एक बार फिर
उसने लड़ने की बजाय भागने का नाटक किया। मंगोल सेना 9 दिनों तक ईस्ट की तरफ भागती रही और पीछे रूस की सेना आती रही और आखिरकार कालका नाम की एक नदी के किनारे सुबुताई रुक गया। इस जगह को उसने सोच समझकर चुना था और जैसे ही थकी हारी रूसी सेना वहां पहुंची, मंगोलों ने पलटकर उन पर हमला किया। रूसी सेना इतनी बिखर गई थी कि वो ठीक से मुकाबला ही नहीं कर पाई। उस दिन रूस के 6 राजकुमार और 70 बड़े सामंत मारे गए। उनकी 80,000 की फौज में से ज्यादातर सैनिक या तो मारे गए या तो कैद कर लिए गए। पकड़े जाने वालों में कई रूसी राजकुमार भी थे। मंगोल परंपरा के अनुसार शाही खून जमीन पर बहाना मना था, इसलिए सुबुताई ने एक क्रूर तरीका निकाला। उसने पकड़े गए सभी रूसी राजकुमारों को एक बड़े लकड़ी के तख्ते के नीचे लटा दिया और फिर उसी तख्ते के ऊपर मंगोलों ने अपनी जीत की शानदार दावत उड़ाई। पूरी रात चले इस जश्न के वजन से ही तख्त के नीचे दबे राजकुमारों की दर्दनाक मौत हो गई। कुल मिलाकर सुबुताई की रेड 3 साल तक चली। सुबुताई की सेना ने आज के अजरबैजान से लेकर यूक्रेन तक लगभग 8,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। जब वो वापस मंगोलिया लौटा तो उसके पास सिर्फ जीत के किस्से नहीं थे, उसके पास यूरोप का नक्शा था, वहां के राजाओं की कमजोरियों की लिस्ट थी और एक पूरा प्लान था कि इस महाद्वीप को जीता कैसे जा सकता है। सुबुताई की ग्रेट रेड 1223 में खत्म हुई। इसके 4 साल बाद 1227 में चंगेज खान की मौत हुई और यूरोप को जीतने का प्लान कुछ सालों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 1234 में चंगेज खान के बेटे और नए खान ओगेदेई ने इस रुके हुए मिशन को फिर से हरी झंडी दिखाई। ओगेदेई ने एक विशाल सभा बुलाई। फैसला हुआ कि मंगोल सेना एक साथ 4 दिशाओं में हमला करेगी। सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल मिशन था यूरोप, और इसके लिए सिर्फ एक ही कमांडर था जिस पर भरोसा किया जा सकता था, सुबुताई। मंगोलों ने 1.5 लाख सैनिकों की एक विशाल फौज तैयार की। नाम के लिए इसका कमांडर चंगेज खान का पोता बाटू था, लेकिन असली दिमाग सुबुताई का ही था। उसने कहा कि मुख्य हमला हंगरी पर होगा, क्योंकि वहां के मैदान मंगोल घोड़ों के लिए सबसे मुफीद हैं, दौड़ सकते हैं, बड़े मैदान है, सपाट। हंगरी पर हालांकि बाद में हमला हुआ, क्योंकि सुबुताई को पता था कि अगर वो सीधे हंगरी पर हमला करेगा तो पोलैंड और जर्मनी के राजा उस पर बगल से हमला कर सकते हैं। इसलिए उसने अपनी सेना 2 हिस्सों में बांटी। 30,000 सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी को उसने पोलैंड और जर्मनी पर हमला करने भेजा। इनका मकसद लेकिन जीतना नहीं था, बल्कि यूरोप का ध्यान भटकाना था। जब यूरोप के सारे योद्धा इस सेना से लड़ने में उलझे हुए थे, इन 30,000 से, तब सुबुताई अपनी 1,20,000 की मुख्य फौज के साथ सर्दियों में चुपचाप कार्पेथियन माउंटेन्स को पार करके हंगरी में दाखिल हो गया। उधर जो सेना ध्यान भटकाने गई थी उसने भी कमाल कर दिया। मंगोलों ने पोलैंड और जर्मनी की विशाल फौज को कुचल कर रख दिया। मंगोलों ने मारे गए हर दुश्मन सैनिक का एक कान काटकर 9 बोरियों में रखा, सिर्फ गिनती रखने के लिए। इसके बाद असली हमला हंगरी पर हुआ। वहां के राजा बेलाफोर्ट ने लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज इकट्ठा की थी और नदी के किनारे कैंप लगाया था। सुबुताई ने एक बार फिर अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने रात के अंधेरे में 30,000 सैनिकों को नदी के पार एक लंबे मुश्किल रास्ते से भेजकर दुश्मन की सेना के पीछे पहुंचा दिया। सुबह होते ही बाटू खान की फौज ने नदी के पुल पर सामने से हमला किया। हंगरी की पूरी सेना उस पुल को बचाने में लग गई और ठीक उसी वक्त सुबुताई ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। हंगरी की सेना दो तरफ से फंस गई। अब घबराहट में उन्होंने देखा कि पश्चिम की तरफ से मंगोलों की घेराबंदी में एक खाली जगह है जहां से निकला जा सकता है, भागा जा सकता है। हजारों सैनिक अपनी जान बचाने के लिए उसी रास्ते की तरफ भागे, लेकिन ये भी सुबुताई का लगाया एक एम्बुश था। उसने जानबूझकर वो रास्ता खाली छोड़ा था। जैसे ही हंगरी की सेना भागते हुए पूरी तरह बिखर गई, पहले से घात लगाए बैठे मंगोल घुड़सवारों ने उन पर हमला कर दिया। अगले 2 दिन तक मंगोलों ने भागते हुए सैनिकों का पीछा किया और उन्हें गाजर मूली की तरह काटा। उस लड़ाई में हंगरी के 70,000 सैनिक मारे गए। अब मंगोलों और पश्चिमी यूरोप के बीच कोई बड़ी फौज नहीं बची थी। सुबुताई की फौज ने हंगरी को रौंद दिया और उसकी टुकड़ियां वियना के दरवाजे तक पहुंच गई। ऐसा लगने लगा था कि पूरा यूरोप अब मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन तभी मंगोलिया से एक संदेशवाहक आया। खबर थी कि ग्रेट खान ओगेदेई की मौत हो गई। मंगोल कानून के मुताबिक खान की मौत पर सभी शहजादों को एक नया खान चुनने के लिए वापस कैपिटल जाना पड़ता था। सुबुताई को अपनी सेना को वापस मुड़ने का आदेश देना पड़ा। मंगोल सेना यूरोप के दरवाजे से लौट गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी, और यूरोप सिर्फ इस किस्मत से बच गया। लौटने के बाद सुबुताई अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में था। 68 साल का हो गया था। जिस साम्राज्य को बनाने में उसने पूरी जिंदगी लगा दी, अब उसे वो अपनी आंखों के सामने दरकते देख रहा था।
चंगेज खान के पोते जब सत्ता के लिए लड़ रहे थे, सुबुताई राजनीतिक खींचतान से तंग आ चुका था। ऐसे में उसने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। सुबुताई ने सब कुछ छोड़ दिया। वो राजधानी के शोर शराबे से दूर मैदानों में अपने कैंप में लौट गया। वहां उसने अपने आखिरी दिन अपने जानवरों की देखभाल करते हुए और अपने पोते को एक योद्धा की तरह अभ्यास करते हुए देखकर बिताए। 73 साल की उम्र में इतिहास के उस महान जनरल की मौत किसी लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि शांति से अपने कैंप में हुई। उसकी विरासत क्या? 32 देश और 65 जीती हुई बड़ी लड़ाइयां। लेकिन सुबुताई की कहानी सिर्फ इन नंबर्स के बारे में नहीं है। ये कहानी है एक आउटसाइडर की। वो मंगोल नहीं था, लेकिन उसने मंगोल साम्राज्य को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। वो एक लोहार का बेटा था, लेकिन उसने ऐसी सैन्य रणनीतियां बनाई जिन्हें 700 साल बाद सोवियत संघ की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाया गया। 19वीं सदी के एक रूसी जनरल हुआ करते थे, मिखाइल इवानिन। उन्होंने जब मध्य एशिया में मंगोलों के वंशजों से लड़ाई लड़ी तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सुबुताई की स्ट्रेटेजीज पर एक किताब लिखी, जो बाद में रूस की सबसे बड़ी मिलिट्री एकेडमी में टेक्स्ट बुक की तरह इंक्लूड की गई। इस तरह सुबुताई आज भी इतिहास के सबसे महान जनरल्स में से एक गिना जाता है। एक लोहार का बेटा जो चंगेज खान की सबसे धारदार तलवार था। सुबुताई की कहानी आपके लिए कमल ने लिखी थी और अयान ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप खबरगांव को देखते थे।